मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से आप सभी परिचित हैं, आप पढ़ते आए हैं इससे पहले से। आइए इसे फिर से देखते हैं। अपठित का अर्थ अ जोड़ पठित अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो। अ का अर्थ ही होता है बच्चों न होना, और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। तो जो पहले न पढ़ा हुआ हो वो अपठित हो गया। इसे पढ़ते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका आशय समझें। इसका अर्थ हुआ कि गद्यांश को हम 2 से 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं उन्हें रेखांकित करते जाएं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं फिर गद्यांश में जो प्रश्न दिए हैं उन्हें पढ़ते जाएंगे और उनका जो उत्तर हमें मिलता जाएगा उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर हल करें। हमें ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर, जो गद्यांश में उसके उत्तर दिए हैं उसी के आधार पर हल करने हैं। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार ना दें, लेखक की दृष्टि के अनुसार दें। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं देना है कि हमें पता है ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है। हमें उस आधार पर प्रश्न का उत्तर ना देकर जो गद्यांश में दिया गया है उसके आधार पर उत्तर देना है, यानी कि गद्यांश में जो लेखक ने उत्तर दिया है वही देना है। उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो, सरल भाषा में हो। स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा, और सरल भाषा में होना चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो, न कि केवल कुछ पंक्तियों से। हाँ बच्चों, ध्यान रखेंगे जब हम शीर्षक लिखते हैं गद्यांश का तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो शीर्षक जो हम दे रहे हैं उसका संबंध पूरे गद्यांश से हो। सिर्फ कुछ पंक्तियां ऐसी ना हो जिसमें वो शीर्षक आ रहा हो और आप उसका उत्तर उस शीर्षक से दे दें। नहीं, हमें उसका संबंध पूरे गद्यांश से पता होना चाहिए, तभी हमें शीर्षक देना चाहिए। जैसे बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक उदाहरण। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, चांद हर रात आकाश में चमकता है किंतु हर रात वह पूरा गोल नहीं उगता। पहली रात को उसकी केवल एक ही कला दिखाई देती है, जैसे खरबूजे की एक पतली सी फाक हो। दूसरी रात को चांद की 2 कलाएं उगती हैं, तीसरी रात को 3, चौथी रात को 4, पांचवी को 5 और छठी रात को 6 कलाएं। इस तरह हर रात को उसकी एक एक कला बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सजदे से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चांद कहते हैं। बच्चों ठीक यही दशा हमारी बुद्धि की है। या तो आप जानते हैं कि हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है, अतः जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है उतनी ही प्रायः उसकी बुद्धि बड़ी होती है। अब देखिए बच्चों, आपने आगे देखिए, जन्म के समय जैसे शिशु के हाथ नन्हे नन्हे, पाँव नन्हे नन्हे और उसका शरीर नन्हा सा होता है, ठीक उसी हिसाब से उसका मस्तिष्क भी छोटे से छोटा, केवल 350 ग्राम वजन का होता है। जिस तरह जन्म के समय बालक के हाथ में अधिक शक्ति नहीं होती है, न ही उसके सारे शरीर में पूरी ताकत होती है, उसी तरह उस समय उसके छोटे से मस्तिष्क में बुद्धि भी छोटी सी होती है। तब अपनी छोटी सी बुद्धि से वह केवल 2 बातें सोच सकता है। अब मुझे भूख लगी है अतः मुझे रोना चाहिए, अब मुझे सर्दी लग रही है, दर्द है, अतः अब मुझे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। इनके अतिरिक्त वह अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं सोच सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार 16 साल में उसकी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। अब बच्चों आपने यह गद्यांश पढ़ा, इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं यहाँ पे। देखिए, चांद की तुलना किससे व क्यों की गई है। दूसरा प्रश्न है पूनम का चांद किसे कहते हैं। तीसरा है बुद्धि का घर कौन सा है, उसकी क्या विशेषता है। जन्म के समय शिशु कौन सी बातें सोच सकता है। जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार कितना होता है। देखिए बच्चों, ये 5 जो मैंने प्रश्न किए हैं ये सभी प्रश्न आपके गद्यांश पे आधारित हैं। अब आपको जो इसका उत्तर देना है वो भी गद्यांश के आधार पर देना है, अपनी समझ के आधार पर नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए इसी के उत्तर मैंने भी आगे दिए हैं, पर मिला लीजिए अपने उत्तर से। चांद की तुलना किससे और क्यों की गई है। चांद की तुलना हमारी बुद्धि से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि का विकास उम्र के साथ साथ होता है, उसी प्रकार चांद की कलाएं भी हर रात के साथ साथ बढ़ती हैं। 16 साल में हमारी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। ठीक है, दूसरा है पूनम का चांद किसे कहते हैं। उसका उत्तर हुआ 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सजदत से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी का या पूनम का चांद कहते हैं। तीसरे प्रश्न बुद्धि का घर कौन सा है, उसकी क्या विशेषता है।
हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है। इसकी विशेषता है जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है उतनी बड़ी उसकी बुद्धि होती है। इसके बाद देखिए जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार कितना होता है। जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार केवल 350 ग्राम होता है। तो बच्चों आपने देखा कि जो प्रश्न मैंने अभी किए और उन प्रश्नों का जो मैंने उत्तर दिया वो सभी उत्तर आपके गद्यांश में थे। मैंने अपने पास से इस गद्यांश से बाहर से कोई उत्तर नहीं दिया। तो बच्चों आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं उनके प्रश्नों को तो हमें उसके उत्तर गद्यांश पे के आधार पे ही देने हैं। लेखक ने जो गद्यांश में कहा है उसी आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और अपने व्याकरण की बुक के गद्यांशों को हल करें। इसके अलावा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका भी आप आसानी से हल निकाल सकते हैं। थैंक यू।